हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 19 होगा और स्प्रिंग फोर्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। तो पहले लेक्चर में मैंने स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में बहुत डिटेल आपको पढ़ा दिया है। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं, बिना कोई टाइम किल किए हुए तुरंत आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 19 स्प्रिंग फोर्स 2। बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, पर एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट लिखिए जरा, कॉन्सेप्ट देखिए मैंने लिखा है थोड़ा सा। द टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग चेंजेस सडनली बट टेंशन फोर्स इन अ स्प्रिंग कैन नॉट चेंजेस सडनली। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कम से कम 5-7 क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हम लोग करेंगे और डिफरेंट एग्जाम में आते हैं, हर किताब में दिए रहते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं। इस स्टेटमेंट को पहले ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। हमने ये लिखा है द टेंशन फोर्स इन अ स्ट्रिंग, धागे का टेंशन फोर्स अचानक से चेंज हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग का टेंशन फोर्स अचानक से चेंज नहीं होता है। ये आपको हम बताते हैं जरा, ठीक है। देखिए जरा पीछे के पेज पर आ जाता हूँ, चलो देखो देखो ध्यान से समझना। जैसे ये है, ठीक है, ये है। मान लीजिए ये 10 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है। ध्यान से सुनना जरा बात को, ठीक है, आराम से सुनना तसल्ली से। तो यहाँ पर अभी मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि एक धागे का, एक स्ट्रिंग का टेंशन एकदम से कैसे चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनना, और एक दो डायग्राम और ले लेते हैं। छोटे छोटे डायग्राम ले लें थोड़े से। तीन ब्लॉक ले लिए, मान लीजिए ये 10 kg, ये 5 kg, ये 2 kg। एकदम अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए एक एक करके धागा काटता हूँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पे 3 धागे हैं, जरा देखिए इस धागे में जो टेंशन होगा सबको पता है कितना होगा, बताइए। T1 कितना होगा, बताइए 20 न्यूटन होगा, क्यों इसके ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा होगा, इतना सब जानते हैं, मैंने लिखा नहीं है। इसमें जो टेंशन होगा T2 वो कितना होगा, बताइए। देखिए इसके ग्रेविटी को और इसके टेंशन दोनों को बैलेंस करेगा तो इसका ग्रेविटी लगेगा 5G। इतना ओरली करूँगा, इतना सब आता है। इसका ग्रेविटी लगेगा 5G और नीचे की तरफ टेंशन लग रहा होगा T1, तो 5G प्लस टेंशन 20 न्यूटन कितना हो जाएगा, 70। तो इसमें जो टेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा 70। लिखा नहीं है, यूनिट नहीं लिखा है। इसी तरीके से इसमें जो टेंशन आ जाएगा वो लेट T3 आता है, तो T3 टेंशन किसके बराबर होगा, इसका ग्रेविटी लगेगा 10G और इसका T2 लग रहा होगा 70, तो ये आ जाएगा 170 न्यूटन। ठीक, 170 ये लगेगा। अब देखिए मान लीजिए इस धागे को इसको मैं A से B स्ट्रिंग कह देता हूँ, इसको मैं C से D कह देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अचानक से A से B स्ट्रिंग को कट कर दिया। स्ट्रिंग ध्यान से सुन लीजिए, स्ट्रिंग AB इज कट, इसको अचानक से कट कर दिया। तो जैसे ही कट करेंगे, यही सब आपको समझा रहे हैं, जैसे ही कट करेंगे, देखो अब जैसे ही कट करोगे ये धागा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक, जैसे ही कट करोगे ये सीन आ जाएगा। तो ये 2 kg तो सिस्टम से अलग ही हो गया, तो ये तो अपना फ्रीली फॉल करेगा ग्रेविटी से G से। अब देखिए ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन सुनिए जैसे ही कट किया होगा इसका तुरंत टेंशन चेंज हो गया होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। T2 डैश तुरंत चेंज हो गया होगा सडनली, मतलब इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं है, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। तो अब ये कितना था बताइए, 5 kg था, तो इसमें जो T2 डैश होगा वो कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा। ये कितना था बताइए, 10 kg, तो इसमें जो T3 डैश जो आ जाएगा
वो तुरंत बताइए 10G प्लस 50 न्यूटन का टेंशन, वो 150 न्यूटन आ जाएगा। तो ये टेंशन सडनली चेंज हो जाता है जैसे ही आपने इसको कैंची से कट किया होगा। एज सुन एज यू कट द स्ट्रिंग ए बी, द टेंशन इन स्ट्रिंग सी डी एंड, कुछ ले लो इसको, इस स्ट्रिंग में तुरंत से टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर अब आपने ए से बी कट कर दी, अब डी से मान लो सी कट कर दी, डी से सी वाली स्ट्रिंग कट कर दी, अगर मान लो ये स्ट्रिंग कट कर दी, स्ट्रिंग सी डी इज कट, स्ट्रिंग सी डी इज कट, तो जैसे ही आपने इसको कट किया होगा, ध्यान रखना, तो ये धागा ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ब्लॉक होगा 5 kg का, अब ये हवा में जी के एक्सीलरेशन से गिरेगा, फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी। और इसमें जो ये जो 10 kg का ब्लॉक है, इसका टेंशन बच्चों सडनली चेंज हो जाएगा, सडनली, बिना किसी टाइम लैग के, T3 डबल डैश। और ये कितना आ जाएगा बताइए, 100 न्यूटन आ जाएगा। न्यूटन मैंने लिखा नहीं, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब देखिए स्प्रिंग का केस, देखिए इसी में अगर यही होता है स्प्रिंग का केस, ठीक है, थोड़ा बोर्ड यार पता नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस में है लेकिन चलने दो, थोड़ी सी, कोई इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए स्प्रिंग का केस देखिए, अब देखिए स्प्रिंग का केस, अब देखिए स्प्रिंग का केस देखिए। मैं पहले 2 से समझाऊंगा इसको, ठीक है, आसान होता है समझाना। ये देखिए, मान लीजिए ये था 10 kg और ये था 5 kg, और मान लीजिए के इसका दिया हुआ है 15 न्यूटन पर मीटर, एकदम न्यूमेरिकल डाटा से आराम आराम से, ठीक है। इस ब्लॉक को मैं ए कह रहा हूँ, उसको हम बी कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ये तो ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें कोई भी स्प्रिंग नहीं लगा है, तो इसका टेंशन तो सडनली चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, तो इसका टेंशन फोर्स सडनली चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा, अभी पूरी बात बताने जा रहा हूँ, जरा समझ लीजिए। पहले हम हर धागे में टेंशन को फाइंड आउट कर देते हैं। तो बताइए इसमें जो टेंशन होगा, बताइए इसमें जो टेंशन होगा वो मान लीजिए टी है, टी कितना होगा बताइए, 50 न्यूटन होगा, न्यूटन नहीं लिख रहा क्योंकि 5G को बैलेंस करेगा। और इसमें जो टेंशन होगा बताइए T1, वो कितना होगा बताइए। अच्छा ये तो बता ही चुके हैं, हर पॉइंट पर सेम टेंशन होता है, चाहे ये पॉइंट ले लो चाहे ये पॉइंट ले लो, भाई स्प्रिंग लगे हुए धागे में भी हर पॉइंट का टेंशन क्या होता है, सेम होता है, ये तो बता ही चुके हैं। तो इसमें देखिए 50 न्यूटन लगा, तो T1 जो होगा वो 10 kg और 50 न्यूटन दोनों को बैलेंस करेगा, तो 10G नीचे 50, ये तो ये आ जाएगा 150 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए इसमें एलोंगेशन जो होगा, इसमें एलोंगेशन वो आ जाएगा K डेल्टा एक्स इक्वल टू टेंशन के बराबर होता है, बता चुका हूँ, ये हो जाएगा 150। अगर नहीं किसी को इसमें अगर डाउट है तो पिछले वाला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 18 स्प्रिंग फोर्स, ओके, वो 1 था, ये 2 है। तो K बताइए 15 दिया हुआ है इनटू डेल्टा एक्स बराबर 150, तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स आ जाता है वो कितना आ जाता है बच्चों, 10 मीटर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें इस समय जो एलोंगेशन रहा होगा वो कितना रहा होगा, 10 मीटर रहा होगा, ठीक है। तो इस एलोंगेशन को मैं इधर लिख देता हूँ, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 10 मीटर है, ये, ठीक है, ये। अब देखिए, अब हमने इसको अचानक से कट कर दिया, ये कैंची बना देता हूँ मैं, ये इसको कट किया, तो इसको मैं हटा दूँ जरा, जगह थोड़ी सी कम पड़ जाती है फालतू में, बाद बाकी तो क्लियर है ही। अब देखिए, जस्ट आफ्टर
जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। अब जैसे ही आपने धागे को कट किया, तो जैसे ही धागे को कट करेंगे तो इसमें तो टेंशन पूरे में जीरो हो जाएगा। पर बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। ये जो ब्लॉक बी होगा, देखिए इसके पास है इनर्शिया, इसके पास है मास, तो सडनली तो भाग नहीं जाएगा भाई। कोई भी मास वाली बॉडी आप कितना भी फोर्स लगा दो, मोशन तो अपना रेस्ट से स्टार्ट करेगी और अपनी पोजीशन चेंज करने में कुछ तो समय लेगी। तो और आपने समय दिया नहीं है, कट करने के तुरंत बाद पूछ रहे हो, तो देखिए कट करने के तुरंत बाद ये जो ब्लॉक होगा ए, ये तो ग्रेविटी से गिरने लगेगा, लेकिन ये जो ब्लॉक होगा बी, अब देखिए इसमें क्योंकि ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। एक बात बताइए, जिस धागे में स्प्रिंग लगा होता है उसके टेंशन को डिसाइड करता कौन है? स्प्रिंग फोर्स करता है। जब इस ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, जब यार इस ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो अभी इसने अपनी पोजीशन को कोई चेंज ही नहीं किया, अभी इसमें जो डेल्टा वाई है वो जीरो है, तो बताइए स्प्रिंग का एलोंगेशन इस समय भी कितना होगा? बताइए यार, बिल्कुल 10 मीटर ही होगा। तो बताइए इसमें जो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा के डेल्टा एक्स, वो कितना हो जाएगा? बताइए यार, वो 150 न्यूटन ही होगा। और जब स्प्रिंग फोर्स वही होगा तो इसमें जो टेंशन लग रहा होगा, बताइए टेंशन, तो अभी भी टेंशन कितना लग रहा होगा? बताइए T1 इक्वल टू 150 न्यूटन लग रहा होगा। क्लियर हुआ? तो इसका टेंशन नहीं चेंज होगा। अच्छा, अब देखिए नट सेल में मैं बात बोल रहा हूँ, जिस धागे में स्प्रिंग लगा हो, जब तक स्प्रिंग का एलोंगेशन नहीं चेंज होगा, जब तक उस धागे का टेंशन चेंज नहीं होगा। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिए इस बात को, हिंदी में ही लिख लीजिए कि जिस धागे में स्प्रिंग लगा होगा उस धागे का टेंशन तभी चेंज करेगा जब स्प्रिंग का एलोंगेशन या कंप्रेशन चेंज करेगा। लिखिए इस बात को, बहुत बेहतरीन बात है। तो अब नट सेल में बात ये आ गई कि किसी भी धागे में अगर स्प्रिंग लगा हुआ है तो उस धागे का जो टेंशन होगा वो तभी चेंज करेगा जब स्प्रिंग फोर्स चेंज करेगा, और स्प्रिंग फोर्स तभी चेंज करेगा जब उसका एलोंगेशन या कंप्रेशन चेंज करेगा। अगर एलोंगेशन और कंप्रेशन चेंज नहीं कर रहा है तो फिर जिस धागे में स्प्रिंग लगा हुआ है उस धागे का टेंशन भी चेंज नहीं करेगा। ये फाइनली नट सेल में बात आ गई। ठीक है, जैसे तो कुछ टाइम के बाद मान लीजिए हल्का सा ही ऊपर चला गया, कुछ टाइम के बाद हल्का सा ये ऊपर चला गया, मान लीजिए, जैसे यहाँ पे समझा देता हूँ, कुछ टाइम के बाद हल्का सा ऊपर चला गया, यहाँ से हल्का सा ऊपर चला गया, ये चला गया, मान लो भाई हमने कहा यहाँ से 2 मीटर चला गया ये। अगर ये 2 मीटर चला गया तो पहले लॉन्गेशन 10 मीटर था, तो अब इसमें जो डेल्टा एक्स डैश बचेगा वो कितना बचेगा? 8 मीटर बचेगा। तो जो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा के डेल्टा एक्स डैश, वो कितना हो जाएगा? बताइए 120 न्यूटन हो जाएगा, क्यों के की वैल्यू कितनी थी? 15 थी। तो अब देखिए इसमें जो टेंशन होगा, ध्यान रखना, जो टी डैश होगा वो भी 120 न्यूटन होगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे एलोंगेशन बदलेगा वैसे वैसे जिस धागे में स्प्रिंग लगा हुआ उसका टेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो ग्रेजुअली चेंज करता है। बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्वेश्चंस को किल करके रख देगा, 7-8 क्वेश्चंस को। तो 2 बातें मैंने बताई, अगर स्प्रिंग नहीं लगा है तो उस धागे का टेंशन तुरंत चेंज हो जाएगा, लेकिन जिसमें स्प्रिंग लगा है उसका टेंशन ग्रेजुअली चेंज होता है। जैसे जैसे स्प्रिंग का एलोंगेशन या कंप्रेशन चेंज होगा वैसे वैसे उस धागे का टेंशन चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन जेई वगैरह में पूछे हुए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये तो कंसेप्ट था ही। ये देखिए क्वेश्चन, ये IIT जेई का पूछा हुआ सवाल है, कहीं से भी कठिन नहीं। नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन, नीट में भी आ चुका है बच्चों ये क्वेश्चन। चलो मैं नीट लिख देता हूँ, ठीक है, नीट ऑब्लिक IIT दोनों में आ चुका है। ठीक है, दोनों में सवाल आ चुका है। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं, वेल नोन क्वेश्चंस हैं, बच्चों को हल्के से परेशान करते हैं, लेकिन अब इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है जो मैंने बता दिया है, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। 100% दिक्कत नहीं आएगी। जो बात बताइए बस उस पर आप फोकस करिए। देखिए सवाल कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही आपने धागे को कट किया होगा तो आपको हर ब्लॉक का क्या बताना है? एक्सीलरेशन बताना है। तो एक बात बताइए, जैसे ही धागा कट किया इसका मतलब अभी जिसके पास इनर्शिया है, जैसे ही आप उसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो मूव नहीं कर सकता, अचानक से अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, तो जिसके पास इनर्शिया है जैसे ही धागा कट करोगे वो सडनली अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, उसकी पोजीशन को ग्रेजुअली चेंज किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को जरा पकड़िए। अब जरा देखिए, पहले जरा इस स्प्रिंग को हटा, इस धागे को हटा लीजिए पहले आप यहाँ से, कैंची को हटा लीजिए आप यहाँ से। देखिए ये था,
ये ए ब्लॉक कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ। पहले आप टेंशन फाइंड आउट कर लीजिए आराम से। तो देखो इसमें क्या लगेगा बताइए, एम जी का लगेगा। तो इसमें जो टेंशन आएगा बताइए T1, वो कितना आएगा बताइए, एम जी लगेगा। ठीक, नीचे इसमें 2 mg लग रहा होगा। 2 mg और एम जी को बैलेंस करने के लिए इसमें जो टेंशन आएगा बताइए T2, वो कितना आएगा बताइए, 3 mg आएगा। ठीक, तो इसमें जो टेंशन आएगा T2 वो आएगा 3 mg। अब जरा देखिए, अब जैसे ही आप इस धागे को कट करेंगे, इस धागे को कट करेंगे तो देखना, यहीं लिख देता हूँ, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही आपने धागे को कट किया होगा, तो देखिए ये धागा तो ऐसे झूल जाएगा। तो ये तो सबको पता है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो ए वाला ब्लॉक है वो जी से गिरेगा। अब देखिए इसका टेंशन इसमें जीरो हुआ है, लेकिन ग्रेविटी जो होगा वो 2 mg लगता रहेगा, ध्यान से देखना, 2 mg लगता रहेगा। लेकिन इसमें जो इलोंगेशन होगा, ध्यान रखना, इलोंगेशन वो अभी भी वही रहेगा जो पहले था। और पहले कितना इलोंगेशन था बताइए इसमें, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू टेंशन T2/K। ठीक, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू T2 कितना था बताइए, 3 mg/K। यही इसमें इलोंगेशन रहेगा। तो अभी क्योंकि ये ब्लॉक अभी इस समय भले ही ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन तो होगा इसमें, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस समय बताइए, T=0 पर u बराबर क्या होगा, 0 होगा। और अभी वेलोसिटी आएगी तब ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, अभी तो पोजीशन में कोई चेंज है ही नहीं। तो अभी भी इलोंगेशन जो होगा डेल्टा एक्स वो अभी भी होएगा यार 3 mg/K ही होगा। तो बताइए इसमें जो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा K डेल्टा एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 mg के बराबर हो जाएगा। और यही होगा इसमें टेंशन। तो इसमें जो टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ T, वो वही रहेगा T2 पहले वाला। ठीक, तो यही किसकी वैल्यू आ जाएगी, T2। तो T2 बराबर कितना रहेगा, अभी भी 3 mg रहेगा। ओके, तो अब बताइए, अब इसका FBD बना लीजिए आप, देखिए बहुत आसान है। बताइए नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा है बताइए, 2 mg, और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा है बताइए, T2 लगा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 mg। तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ऊपर की तरफ A2 से भागेगा। तो A2 बराबर बताइए कितना आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा ऊपर की तरफ 3 mg, नीचे की तरफ -2 mg, और डिवाइडेड बाई मास कितना था इसका बताइए, 2m का मास आ जाएगा। तो A2 बराबर आ जाएगा कितना, g/2 आ जाएगा। ठीक, तो बताइए ए का एक्सीलरेशन g आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, और A जो B आएगा वो g/2 आएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से आंसर्स दिए जाते हैं। आराम से समझिए, एकदम बात क्लियर हो जाएगी। मेन पॉइंट वही है जो समझाया है, क्योंकि जैसे ही आपने इस धागे को कट किया होगा, इस ब्लॉक ने सडनली अपनी पोजीशन को थोड़ी ना चेंज कर लेगा, क्योंकि T=0 पर वेलोसिटी तो 0 ही है। कुछ देर बाद थोड़ा सा टाइम लेकर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तब जाके इलोंगेशन चेंज होगा, तो स्प्रिंग फोर्स भी चेंज होगा, अभी थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आराम से पॉज करके उतार लीजिए। देखिए ये भी जेई में आ चुका है सवाल, ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं, तो मैं कुछ वेरिएशंस करा देता हूं जिससे आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही आप धागे को कट करेंगे उसके तुरंत बाद आपको हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। चलिए आराम से करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, कैंची को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पहले हर धागे में जरा टेंशन फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए इसमें नीचे तो क्या लगेगा, mg लगेगा, तो ठीक है स्प्रिंग लगी, कोई बात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। तो बताइए इसमें जो टेंशन हो जाएगा बताइए T1 वो mg के बराबर ही होगा। इसमें भी टेंशन T1 नीचे ही लग रहा होगा। अच्छा T1 नीचे और 2 mg नीचे लगेगा, तो mg के बराबर है ये, तो इसमें जो टेंशन आ जाएगा T2 बताइए वो कितना आ जाएगा बताइए, 3 mg आ जाएगा। इतना तो सबको आता है। देखिए T1 और 2 mg को बैलेंस करेगा, और T1 कितना है mg, तो टेंशन आ जाएगा 3 mg। इसी तरीके से mg और एक लग जाएगा, तो इसमें जो टेंशन आ जाएगा T3 वो कितना आ जाएगा बताइए, वो आ जाएगा 4 mg। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इस धागे को कट कर रहे हैं, इस धागे को कट कर रहे हैं, तो अब देखिए हम लिख रहे हैं जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, इसको तो हटा दें यहाँ से। ठीक है, जस्ट आफ्टर
स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया होगा, ध्यान से सुना, एक एक बात आराम से समझ में आएगी। देखिए, जिसके पास इनर्शिया होगा वो सडनली तो अपनी पोजीशन चेंज कर नहीं सकता, क्योंकि मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक, मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यार इनर्शिया वगैरह सब पढ़ाते हैं कि जब हम शब्दों का यूज़ करें चीज़ों में। तो देखो ये धागा तो ऐसे लहर जाएगा, ये देखिए। अब जैसे यही ब्लॉक है, इसके पास इनर्शिया है, तो कितना भी फोर्स लगा दो तो सडनली तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता ना, सडनली तो नहीं चेंज कर सकता ना। अब ज़रा एक एक करके देख लीजिए। तो इस ब्लॉक को मैं ए कह रहा हूँ, इसको हम बी कह रहे हैं, और आप इसको सी कहिए। अब देखिए, आराम से देखिए। अब देखो, जब तक ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा तब तक इसका टेंशन चेंज नहीं करेगा। मैं बेसिक से नहीं जा रहा कि पहले स्प्रिंग फोर्स निकालूँ, इलोंगेशन निकालूँ, वो सब नहीं कर रहा, अब आपको क्लियर है। तो इसमें टेंशन अभी भी कितना बना रहेगा बताइए, T3 ही बना रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 mg रहेगी। नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, इसमें mg लग रहा होगा। तो देखो, नीचे वाला फोर्स mg, ऊपर वाला 4 mg, तो ऊपर की तरफ एक एक्सीलरेशन आएगा AC। AC बराबर कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा ऊपर की तरफ 4 mg माइनस mg डिवाइडेड बाई मास कितना था इसका m, तो ये आ जाएगा 3g, और ऊपर की तरफ आ जाएगा ये। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें देखिए, अब क्योंकि अभी भी t=0 पर, ध्यान से सुनिए, इसकी वेलोसिटी 0 है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। अभी जैसे हमने आपको सोचने के लिए एक्सप्लेन किया है, आप वैसे ही सोचिए, फिर देखिए मज़ा। तो अभी सडनली, क्योंकि ब्लॉक के पास इनर्शिया है, तो सडनली तो अपनी पोजीशन को चेंज कर नहीं देगा। तो बताइए, अभी जो इसमें भी जो अच्छा, इसने अगर सडनली अपनी पोजीशन चेंज नहीं की तो इस स्प्रिंग का टेंशन नहीं चेंज होगा, या इस धागे का टेंशन नहीं चेंज होगा। तो इसमें अभी भी वही T1 लग रहा होगा, कितना बताइए, mg। अभी भी T1 लग रहा होगा, कितना, mg लग रहा होगा, और इसका मास है, और ये 2 mg लग रहा होगा। लेकिन ये जो धागा कट किया, इससे ये टेंशन क्या हो जाएगा, एकदम से 0 हो जाएगा। तो अब बताइए, अब ये नीचे की तरफ फोर्स है, तो ये नीचे भागेगा किसी A2 से, या AB कह दिए। तो जो AB आ जाएगा, AB बताइए, नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है, ये T1 + 2 mg, तो ये आ जाएगा टोटल 3 mg। और मास कितना था इसका बताइए, 2m का मास था, तो ये कितना आ जाता है बताइए, 3g/2 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये 3g/2 से भागेगा। अब इसको देखिए, इसको देखिए जरा, इसको देखिए। अब देखिए, इसको जब आप देखेंगे तो इसमें तो नीचे अभी भी क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और ऊपर भी टेंशन T1, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बताइए, a बराबर 0 हो जाएगा। एकदम अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन आएंगे, आराम से उतार लीजिए। आराम से उतार लीजिए, आगे बढ़े। चलिए, ये किसी किताब से क्वेश्चन लिया मैंने, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सवाल है। देखिए, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, पहले से सिस्टम रेस्ट में है, वो आपका हेडक नहीं है। क्वेश्चन वाले ने लिख के दिया हुआ है कि पहले से सिस्टम रेस्ट में है, इज एट रेस्ट एंड स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, और स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। तो प्लीज़ एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई कि इस समय डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो गई, और डेल्टा एक्स अगर 0 हो गया तो के डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो गई, और के डेल्टा एक्स 0 हो गया तो इस धागे में टेंशन 0 हो गया। मतलब इसके हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू 0 होगी, हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू 0 हो गई। अब कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर ब्लॉक्स आर रिलीज्ड। जैसे ही ब्लॉक्स को रिलीज किया गया होगा वैसे ही आपको एक्सीलरेशन बताना है हर ब्लॉक का। तो देखिए, एकदम आसान है। अब जैसे ही सिस्टम छोड़ा, आप देख लीजिए फोर्सेस, तो इस पर क्या लगेगा बताइए, mg लगेगा। इस पर क्या लगेगा बताइए, 2 mg लगेगा। और ऊपर की तरफ तो टेंशन 0 है, तो बताइए कितने से गिरेगा, AB बराबर नीचे की तरफ फोर्स कितना है, 2 mg, और मास कितना है इसका, 2m, तो कितने से गिरेगा, g से गिरेगा नीचे की तरफ। इसी तरीके से जब आप इसको देखेंगे तो A बराबर बताइए नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना है, mg, मास कितना है बताइए, m, तो कितना आ गया, g आ गया नीचे की तरफ। तो दोनों ही ब्लॉक g के एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जाएंगे। अब बच्चों को कन्फ्यूजन ये आता है कि एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर स्प्रिंग नहीं होती तो ऐसा होता, लेकिन उस मोमेंट पर तो दोनों नीचे जाएंगे। बाद में क्या होगा, ये सब बाद के क्वेश्चंस हैं, अभी डिस्कस नहीं होंगे। जितना पॉइंट है उतना ही डिस्कस करेंगे। कन्फ्यूजन करने का नेचर नहीं है यार, कन्फ्यूजन रिमूव करते हैं, कन्फ्यूज करते नहीं हैं।
अभी इसकी अपना मैं दिखाने के लिए, देखो मैं कितना ज्ञानी बाबा हूँ, अब अनसन डिस्कस करने लग जाऊँ तो कन्फ्यूज कर जाओगे। स्टेप बाय स्टेप चलिए, जितनी बात हमें इस चैप्टर में या कॉन्सेप्ट में सिखानी उतना ही सीखिए, आगे जब आएगा वो भी सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे, लेकिन जितनी बात बोले उतना सीखते तो जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए m1 इक्वल टू 9 kg, m2 इक्वल टू 3 kg, ये 3 kg का है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, जैसे धागे को कट किया जाए उसके तुरंत बाद एक्सीलरेशन बताना है। तो इतना मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ओके ठीक है, हटा देता हूँ, कैंची भी हटा देता हूँ। ठीक, अब देख लीजिए, इसी को कट करना है। जरा पहले सब में टेंशन फोर्स देखिए तब समझते हैं। जरा m1 9 kg है तो इसमें लगेगा 90 न्यूटन, इतना तो सब जानते ही हैं, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ फालतू में। ठीक है, तो इसमें जो टेंशन आ जाएगा बताइए, मान लीजिए इसमें T1 का टेंशन है वो कितना आ जाएगा, 90 न्यूटन ही आ जाएगा। पहले से सब कुछ इक्विलिब्रियम है, तो अगर टेंशन T1 तो इसमें टेंशन आधा आधा डिवाइड होगा, आधा आधा डिवाइड होगा। ठीक, तो इसमें टेंशन कितना आएगा बताइए, इसमें आ जाएगा 45 न्यूटन। ठीक, इसमें भी टेंशन कितना आएगा बताइए, 45 न्यूटन। जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन कितना बताइए, T2 बराबर 45 न्यूटन। ठीक, अब देखिए M2G 3 kg है तो इसमें mg कितना लगा होगा बताइए, नीचे लगा होगा 30 न्यूटन, 30 नीचे की तरफ, 45 ऊपर की तरफ। तो बताइए इस धागे में जो टेंशन आएगा T2 वो बताइए कितना आएगा, 15 न्यूटन आएगा। इतना ये सब यार ओरली किया करो प्लीज़ यार, अब इतने कमज़ोर नहीं बचे हो, इतने दिन से अच्छे से पढ़ा रहा हूँ भाई। 45 न्यूटन ऊपर और 30 नीचे, तो जो रिमेनिंग टेंशन होगा वो 15 न्यूटन होगा। या आप ये कहिए कि 15 न्यूटन का टेंशन प्लस 30 न्यूटन का ग्रेविटी 45 न्यूटन के टेंशन को बैलेंस करेगा। इतना लिखिए पहले, इतना लिखिए पहले। अब सवाल ये पूछा था हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताओ, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। इसी में हटा दूँ, अब मान लीजिए अचानक से इसको मैंने हटा दिया, अचानक से हटा दिया, ठीक है, या चलो डायग्राम बना लेते हैं, कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं यार, कुछ नाराज हो जाते हैं। अब देखिए जैसे धागा आपने कट कर दिया, ये इसका तो टेंशन जीरो हो गया। अब फिर से वही वाली बात है, इसके पास है इनर्शिया, इसके पास है इनर्शिया। M2 का मास था कितना, लिख देता हूँ जरा, M2 था शायद 3 kg और M1 था 9 kg। ठीक है, क्लियर। अब इसके पास इनर्शिया है, तो जैसे ही आपने इसको कट किया होगा t इक्वल टू 0 पर, वेलोसिटी तो जीरो ही होगी ना, तो इसने अपनी पोजीशन को तो चेंज किया नहीं होगा। और जब इसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, ध्यान से सुनिए, इसने पोजीशन नहीं चेंज की, ठीक है, इसने पोजीशन चेंज नहीं की, तो बताइए, देखिए, तो इस धागे में भी कोई भी इलोंगेशन को लेके चेंज नहीं आएगा। देखो बात को यहाँ पहुँचाना है, तो इसका मतलब इस स्प्रिंग में अभी भी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए, डेल्टा एक्स जीरो नहीं होगा, जितना होगा पहला ही होगा। तो मतलब इसमें स्प्रिंग फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स में नहीं चेंज आएगा, तो स्प्रिंग फोर्स पहले था कितना, 45 न्यूटन, तो अभी भी जो टेंशन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 45 न्यूटन ही लग रहा होगा। यहाँ पर भी 45 और यहाँ पर भी कितना बताइए, 45 न्यूटन। किधर की तरफ, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन हो गए। और इसमें कितना आ जाएगा बताइए, 90 न्यूटन आ जाएगा ऊपर की तरफ। और इसका मास कितना था बताइए, 9 kg था। तो इसमें एज इट इज अब नीचे की तरफ m1g लगता रहेगा, और तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया बताइए, जीरो हो गया, क्योंकि नीचे m1g 90 न्यूटन और ऊपर की तरफ 90 न्यूटन, कोई भी फोर्स अनबैलेंस हुआ ही नहीं, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो। हाँ, ये भागेगा बताइए, m2g नीचे की तरफ लगेगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा, तो a बराबर बताइए कितना आ जाएगा इसका, ऊपर की तरफ फोर्स है कितना 45, नीचे की तरफ है 30, डिवाइडेड बाई मास, मास कितना था बताइए, m2 कितना था 3 kg, तो a बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/3 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। पॉज करके उतारिए। चलिए एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए इसमें, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी कंफ्यूज करता है, तो मैंने इसको कॉन्सेप्ट का नाम ही दे दिया। ठीक है, देखिए जैसे ये स्प्रिंग है और इससे एक ब्लॉक अटैच है, तो यहाँ पर
मैं ये बोल रहा हूँ, पढ़ देता हूँ जरा दोनों बातें फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ स्ट्रिंग विद स्प्रिंग, ऐसा धागा जिसमें स्प्रिंग लगा हो, इज कट, देन टेंशन फोर्स ऑफ द स्प्रिंग सडनली बिकम्स जीरो। तो फिर इस धागे में जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो सडनली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखा है जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट टेंशन इन होल स्ट्रिंग इज जीरो एंड स्प्रिंग सडनली चेंजेस टू इट्स नेचुरल लेंथ। बहुत अच्छी बात है, जरा देखिए देखिए, बहुत अच्छी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बात आपको। पूरा लिखा है वो तो समझ लीजिए, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, ये ब्लॉक यहाँ लटका हुआ है, तो इसमें नीचे mg लगेगा और ऊपर टेंशन टी आया होगा, और इसमें ये जो टेंशन टी होगा वो किसके बराबर होगा, k डेल्टा x के बराबर होगा। तो इस समय इसमें जो इलोंगेशन है वो डेल्टा x बराबर हो जाएगा mg बाई k का। और अब मान लीजिए आपने इसको कट कर दिया, यहाँ से ये कट कर दिया, कट कर दिया, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, जैसे ही आपने धागे को कट किया, जैसे ही आपने धागे को कट किया, तो देखिए बहुत अच्छी बात ये बता रहे हैं कि अब देखिए स्प्रिंग के पास इनर्शिया नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मास नहीं है, ध्यान रखना, कोई मास नहीं है, तो ये ब्लॉक तो तुरंत ग्रेविटी से फॉल करेगा। इसमें नो इनर्शिया, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग की बात कर रहे हैं हम, नो इनर्शिया, इनर्शिया नहीं है, इसलिए क्या होगा, तो इसमें ये सडनली विद इन नो टाइम, तो सडनली नो इनर्शिया, हेंस स्प्रिंग गेन इट्स नेचुरल लेंथ सडनली। तो अपना नेचुरल लेंथ स्प्रिंग सडनली गेन कर लेगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था, जरा पॉज करके उतार लीजिए, सडनली चेंज हो जाएगा अपने नेचुरल लेंथ में। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन में अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि बताइए जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी होगी वो कहाँ चली गई, तो इसका उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा, आपको समझा दूंगा वर्क पावर एनर्जी में, अभी नहीं दूंगा। बात वही है, टू द पॉइंट की बात होगी यार अभी। ठीक है, टू द पॉइंट की बात होगी अभी, इतना पॉज करके उतारिए। एक कंसेप्ट और जरा सुन लीजिए, जैसे ये अक्सर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे दो ब्लॉक हैं ये, ठीक है, ये m1 का मास है, ये m2 का मास है, या कुछ ले लेते हैं, चलो ये m है, ये 2m है। तो देखिए पूरे सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा है, तो धागे में टेंशन पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, धागे में टेंशन। तो देखिए कैसे करते हैं, अब देखिए आपको मैं समझा दे रहा हूँ बातें, या तो इसमें टेंशन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। ठीक है, अगर धागा सिलेक्ट कर गया, ठीक है, अभी वो भी केस आ जाएगा। चलो हम मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम ए से जा रहा है, मतलब जितने अभी ऐसे डिस्कशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर ये भी ए से जा रहा है और ये भी ए से जा रहा है, ओके, ठीक है, तो अगर ये दोनों ही ए से जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए, तो बताइए नीचे क्या लग रहा होगा, इस पर mg लग रहा होगा, अपने आप क्लियर होगा, और ऊपर टेंशन टी आएगा, यहाँ पर टेंशन टी आएगा, और नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, 2mg लग रहा होगा। तो अगर पूरे सिस्टम का ए कॉमन निकालें तो पूरे सिस्टम पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग गया वो 3mg लग गया, और डिवाइडेड बाई टोटल मास भी 3m है, तो ये आ जाएगा g। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी g की वैल्यू। तो 3mg कितने से गिरेगा, ये ग्रेविटी से g से गिरेगा। अब आप स्काई BD बना लीजिए, जब स्काई BD बनाओगे तो नीचे तो आपने लगा दिया इस पर mg, आपने क्यों, ग्रेविटी ने लगा दिया, ऊपर लग गया टेंशन, और ये कितने से आ रहा है, g से। इक्वेशन लिखोगे mg माइनस टी इक्वल टू ma, और a की जगह g है, तो ये आ जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू mg। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो ध्यान रखना दोनों ब्लॉक को इस तरीके से छोड़ दिया जाए तो ये हाँ, लेकिन धागा क्या रहेगा, स्ट्रिंग रिमेन स्ट्रेट, स्ट्रिंग रिमेन स्ट्रेट रहेगी, लेकिन स्प्रिंग, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग मतलब ये सीधा रहेगा, लेकिन टेंशन इसमें कितना होगा बताइए, 0 होगा। टेंशन क्या होगा, 0 होगा, टेंशन 0 होगा, लेकिन स्ट्रिंग टाइट बनी रहेगी।
अगर धागा सिलेक्ट करेगा तो फिर तो क्वेश्चन अलग ही हो गया, उसकी तो कोई बात ही नहीं करेंगे। तो धागा स्ट्रेट रहेगा, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे क्योंकि धागे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं से सिलेक्ट करेगा तो फिर तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, कोई बात ही नहीं है, वो तो फिर पूछेगा ही नहीं, इवन यूज भी नहीं होने वाला कहीं भी। ओके, लेकिन इसी में देखो इस तरह से होता, इस तरीके से होता है, ऐसे ये बॉल बना देते हैं, वो ये इसका मास m है, इसका मास 2m है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक फोर्स और लगा दिया जाता है, मान लो कुछ फोर्स लगा देते हैं, चलो mg का ही लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, अब देखो धागा तो टाइट है, अब इसमें मान लो टेंशन फिर से वही T मान लेते हैं, तो सिस्टम टुगेदर मूव कर रहा है। ध्यान से सुनना, मान लो ए से आ रहा है, देखिए अब क्या लगेगा, देखो एक तो mg इस पर लगेगा, इस पर क्या लगेगा बताइए, 2mg लगेगा, और एक फोर्स आपने mg का लगाया है, तो जो एक कॉमन आ जाएगा ये आ जाएगा F नेट अपॉन m टोटल। नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लगा वो mg प्लस 2mg 3mg और mg कितना लगा बताइए, 4mg लगा। और टोटल मास देखो ये फोर्स है, मास नहीं है, इसके पास कोई इनर्शिया नहीं है, इनर्शिया m और 2m इन्हीं के पास है, तो ये आ जाएगा 3m, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 4g/3, ये आ जाएगा एक्सीलेशन। और अब आपको टेंशन निकालना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है। तो मान लो टेंशन T ऊपर लग गया, नीचे क्या लग गया, इसमें mg लग गया, और जो F का फोर्स है वो भी लग गया। F कितना था बताइए, mg, और ये ब्लॉक नीचे कितने से भाग रहा है, A से भाग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है बताइए, 4g/3। बताइए क्या इक्वेशन बनेगी, देखो mg 2mg और ऊपर T, तो क्या इक्वेशन बनेगी बताइए, 2mg माइनस T बराबर क्या बनेगा, ma। ओके, तो ये आ जाएगा 2mg माइनस T इक्वल टू ma, a की वैल्यू कितनी है 4g/3, तो ये आ जाएगा 4mg/3, तो यह T बराबर आ जाएगा 2mg माइनस 4mg/3, तो T इक्वल टू आ जाएगा 2mg/3, ठीक है। तो इस तरह से भी एक आध क्वेश्चन में यूज होगा। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए सवाल, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, तो मैंने कहा इसको करा देता हूँ तसल्ली से, ठीक है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग सी डी इज कट। तो देखो ये ए से बी ये है, बी से सी है और सी से डी है, तो इसको कट करेंगे, ठीक है, इसको कट करना है। तो पहले वही है कि सब में क्या निकाल लीजिए, टेंशन फाइंड आउट कर लीजिए पहले, सब में पहले क्या फाइंड आउट कर लीजिए, टेंशन फाइंड आउट कर लीजिए एज यूजुअल, और जो पढ़ाया है सिखाया है उसको यूज़ करना शुरू करिए। बताइए देखिए इसमें नीचे क्या आएगा, 3mg नीचे लगेगा, 3mg, तो इसमें जो टेंशन आएगा बताइए, जो टेंशन आएगा T1 वो कितना आएगा बताइए, 3mg लगेगा, और उसी के हिसाब से इसका एलोंगेशन आ जाएगा जो भी है। अच्छा इसमें यहाँ से कितना और लग जाएगा, 2mg लग जाएगा, तो 2mg और T1 5mg, तो इसमें जो टेंशन आ जाएगा T2 बराबर वो कितना आ जाएगा बताइए, 5mg लगेगा, और नीचे mg और लगेगा, mg और 5mg कितना ऊपर आ जाएगा बताइए, टेंशन जो T3 आ जाएगा वो 6mg आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए आराम से, अब हमने सी डी को कट कर दिया, तो देखिए जैसे सी डी को कट करेंगे तो ध्यान से देखना। अब देखिए बच्चे ये पूछते सर यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें, ठीक है, मेरे भी स्टूडेंट था तो दिमाग में डाउट आता था, तो मैं बता दूं स्प्रिंग को कहीं से भी कट कर दो बिना किसी टाइम के, वो तुरंत अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। मतलब ऐसे समझ लो कहीं से भी कट करिए पूरी स्प्रिंग का रोल खत्म, कहीं से भी कट करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अब मान लो मैंने नीचे से कट कर दिया ऐसे ही समझाने के लिए, तो स्प्रिंग तुरंत अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, तुरंत अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, क्योंकि उसमें लग रहा होगा स्प्रिंग का टेंशन और उसके पास इनर्शिया है नहीं, तो बिना किसी टाइम लिए हुए तुरंत स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को गेन कर लेगा। ओके, तुरंत स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को गेन कर लेगा। तो अब आपके पास जो सिस्टम बच जाएगा वो देखो ये बचेगा, ये मास बचेगा, ये बचेगा, और ये स्प्रिंग बचेगा, ये आपके पास बचेगा। अब देखिए जो अभी अभी बताया था ये दोनों सौ धागे से कनेक्टेड है, तो ये तो टुगेदर ही चलेंगे। और स्प्रिंग देखो इसकी तो यार वो तो बात होगी नहीं कि सर ये धागा सेलेक्ट कर जाए, वो तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो कोई नीचे से खींच भी रहा है ना, स्प्रिंग खींचेगा और स्प्रिंग का लेंथ चेंज कर सकता है, तो इन दोनों में रिलेटिव मोशन हो सकता है। तो ये तो सर्टेनली एक साथ चलेंगे, मान लो A1 से चले। पर अब जरा सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस ब्लॉक के पास जो 2m का मास है और m का मास है, इसके पास इनर्शिया है,
इनर्शिया होने की वजह से t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 ही बनी रहेगी, और t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 होने की वजह से अभी इसके इलोंगेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसका टेंशन चेंज नहीं करेगा। इसलिए अभी भी इसमें जो टेंशन बना रहेगा वो T1, जिसकी वैल्यू कितनी बनी रहेगी 3 mg। ये टेंशन अभी भी 3 mg बना रहेगा। बहुत अच्छी बात बता दी। और नीचे क्या लग रहा है बताइए, 3 mg लग रहा है, और तो नीचे 3 mg ऊपर 3 mg, इसलिए इसका एक्सीलरेशन कितना होगा 0 होगा। अब देखिए इसमें मान लो टेंशन T 0 नॉन जीरो दोनों आ सकता है, वो समझा दिया था पहले। अब मान लो इसमें टेंशन T है, अब आप इस पूरे सिस्टम को देखिए इसी को, तो देखिए इस पूरे सिस्टम को देखोगे तो क्या क्या लगेगा, देखो m और 2m इनका लगेगा नीचे मिला के 3 mg, और नीचे से यहाँ से T1 खींच रहा है जिसमें T1 की वैल्यू है कितनी बताइए 3 mg, और मान लो पूरा सिस्टम किसी A1 से भाग लिया तो A1 इक्वल टू आ जाएगा F नेट अपॉन M टोटल। नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लगा बताइए 3 mg और 3 mg कितना बताइए 6 mg लगा, 6 mg लगा। और बताइए टोटल मास कितना है, ध्यान रखना मास 2m और m यही रहेगा 3m, तो मास है कितना बताइए 3m। तो A1 इक्वल टू मेरे और आपके हिसाब से आ जाएगा 2g किधर नीचे की तरफ। तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे कितने एक्सीलरेशन से 2g के एक्सीलरेशन से। अब आपको फाइंड आउट करना होगा इन दोनों के बीच का टेंशन, तो इधर फाइंड आउट कर दूं इनके बीच का टेंशन। तो इसका FBD बना लीजिए आप, कुछ है ही नहीं, इसका FBD बना लीजिए। तो इसका जब FBD बनाएंगे तो देखिए इसमें टेंशन T मान लिया आपने, ये कितने एक्सीलरेशन से भागेगा 2g से, ग्रेविटी कितना लगा रहा होगा इस पर mg। क्या इक्वेशन लिखेंगे बताइए, mg प्लस टी बराबर कितना लिखेंगे बताइए ma, मास कितना है इसका m, तो m इंटू a, और a की वैल्यू कितनी है 2g, तो ये आ जाएगा mg प्लस टी बराबर 2 mg, तो यहाँ से t बराबर आ जाता है mg। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये दोनों ब्लॉक टुगेदर मूव करेंगे और उस समय धागे में टेंशन 0 नहीं होगा, धागा स्ट्रेट भी होगा, और टेंशन की वैल्यू कितनी होगी mg होगी। और इस ब्लॉक का CD वाली स्ट्रिंग को कट करने के तुरंत बाद एक्सीलरेशन कितना बना रहेगा 0 बना रहेगा। चलिए पॉज करके उतारिए, चलो और क्वेश्चन देख लो। देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो रिंग बनाई गई है ये वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, वर्टिकल प्लेन जानते हो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन। स्मूथ है, इसका मास m है, ये यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है, रिंग यहाँ पर फिक्स्ड है, ओके। और यहाँ पे एक बीड है, पार्टिकल या बीड जो कह लो। देखिए इसका नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का r है, मतलब स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ r है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है √3 + 1 mg/r। सवाल पूछा है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द पार्टिकल या बीड जस्ट आफ्टर बीड इज रिलीज। जैसे इसको छोड़ा गया होगा तुरंत आपको इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करो, आप ये निकाल लो कि इस समय स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है। तो स्प्रिंग में एलोंगेशन निकालने के लिए देखिए आप ये वाला फोटो बना लो। देखो इसकी नेचुरल लेंथ तो यहाँ तक है, इस समय डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बताइए 0, या ये कहिए इस समय जो L नॉट है वो कितना है r है, और इस समय डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या बताइए 0 है। अब आपने स्प्रिंग को तान के यहाँ तक पहुँचा दिया, एंगल कितना बनाया है 30 डिग्री। तो देखिए ये r तो ये भी r होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेडियस ये भी रेडियस और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो आमने सामने वाले दोनों एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ से आप नॉर्मल डाल दीजिए तो ये 90 डिग्री पर जाता है और उसको बाइसेक्ट करता है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, सब जानते हैं यार, कि अगर ये साइड x है ये साइड x है तो यहाँ से जो नॉर्मल होता है इसको y/2 और y/2 आधे आधे में क्या करता है डिवाइड करता है, ठीक है, सब जानते हैं यार, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए r होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बताइए, ये हो गया r cos 30, और r cos 30 होता है और r √3/2, तो जितना ये उतना ही हो गया ये r √3/2। तो दोनों को जोड़ोगे तो बताइए इस समय ये लेंथ कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई r√3। तो बताइए इस समय जो एलोंगेशन हो जाएगा डेल्टा एक्स वो कितना हो जाएगा, इस लेंथ में से ये घटा दो तो आप लिख देंगे इसको r√3 - r बराबर r√3 - 1, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस समय जो स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा डेल्टा एक्स वो आ जाएगा कितना r√3
-1, इतना लिख लीजिए पहले, इतना पॉज करके उतार लीजिए, इतना पॉज करके उतारिए, ठीक है। चलिए इसको हटा दो अब देखिए जैसे ही आपने छोड़ा होगा, इसमें एलोंगेशन है, तो स्प्रिंग फोर्स जो हो जाएगा के एक्स, के डेल्टा एक्स, वो कितना हो जाएगा, के कितना दिया है जरा बताइए, ये दिया है √3+1 mg/r इंटू डेल्टा एक्स, एलोंगेशन की वैल्यू लिखी हुई है बेटा मैंने, r√3 -1, r से r मर जाएगा, तो ये आ जाता है देखो 2 mg आ जाता है, क्योंकि √3 -1 और √3+1 हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 mg। इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इसमें इधर, वो लगेगा 2 mg। प्लीज ध्यान से देख लेना, mg लगेगा इधर। अब नॉर्मल रिएक्शन ध्यान रखना, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, अब ये बात कर लेते हैं। तो के डेल्टा एक्स जो फोर्स आ गया उसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको तो हटा ही दूँ, तो एक तो के डेल्टा एक्स वाले फोर्स को लिख दीजिए, ये बराबर आ गया 2 mg। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना उतारिए, तो स्प्रिंग फोर्स आ गया 2 mg। अब नॉर्मल रिएक्शन देखिए, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगता है, और सरफेस के जो नॉर्मल लगेगा वो देखो लाइन ये होगी। अब नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ भी लग सकता है, अंदर की तरफ भी लग सकता है, वो तो सॉल्व करने पे क्लियर हो गया, पर चलिए आप बाहर लगा दीजिए, बाहर लगा देते हैं नॉर्मल रिएक्शन एन। अब देखिए सबसे बेहतरीन बात जरा समझिए, कोई भी बीड किसी भी सर्कल में फंसा हो या किसी भी पाथ पे फंसा हो, कोई भी बीड अगर ये मूव करेगा तो अलोंग द टेंजेंट ही मूव करेगा, मतलब इसका एक्सीलरेशन केवल और केवल अलोंग द टेंजेंट आएगा। देखिए यार इस समय टी इक्वल जैसे ही छोड़ा होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, जिन बच्चों को आता है ए रेडियल भी होता है, v²/r होता है, पर वेलोसिटी जीरो होने की वजह से रेडियल एक्सीलरेशन जीरो होगा, पर अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, वो सर्कुलर मोशन में आता है, ठीक है। तो केवल ए टेंजेंशियल होगा, तो जैसे ही छोड़ोगे पार्टिकल का एक्सीलरेशन केवल और केवल अलोंग द टेंजेंट आएगा, केवल और केवल अलोंग द टेंजेंट आएगा ए। अब बना लीजिए आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए आप इसका, ये देखिए, ये देखना ध्यान से, ठीक। अब देखना एंगल, देखना ये लाइन नॉर्मल है, ठीक है, इधर तो लगा नॉर्मल रिएक्शन एन। अब देखिए जो ग्रेविटी होगा वो इधर लगेगा mg, ठीक, ग्रेविटी इधर लगेगा, इसका एंगल भी निकाला जा सकता है, ये एंगल 30 है, देखो इसको आप आगे बढ़ा दो तो ये एंगल टोटल 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 30 है तो ये यहाँ पे क्या बनेगा 90, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 60। तो हॉरिजॉन्टल से ये ग्रेविटी वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल से ग्रेविटी वाली लाइन कितने पाएगी 60 डिग्री पर आएगी, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग आएगा, तो वो लाइन नॉर्मल के अलोंग नहीं आएगी, ध्यान रखना। नॉर्मल देखो ये आएगा, ठीक है, तो ये 30 तो ये भी 30, ठीक है, ये 30 तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये टोटल 60 था। तो ध्यान रखना जो ग्रेविटी वाली लाइन है और जो नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन है, थोड़ा सा ये हमसे गलत बन गया, जरा एक मिनट दोबारा बनाएंगे, गलत बन गया। देखिए ये लाइन बना अलोंग द टेंजेंट, ये अलोंग द नॉर्मल, ये ध्यान से सुनना, तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगा इधर, ठीक, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन से 30 डिग्री पे लग रहा है, तो ये लगा दिया हमने के डेल्टा एक्स बराबर कितना है 2 mg, और जो नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन थी उससे 30 डिग्री पर, और जो ग्रेविटी है देखो ये 30 तो ये भी 30 और ये टोटल 60 होगा, तो ग्रेविटी इस तरीके से लगेगा ये mg, यहाँ से वो कितने पर बताइए 30 पर, ये फोर्सेज लगे, और जो पार्टिकल होगा वो इधर भागेगा ए से। अब देखिए इधर एक्सीलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में तो फोर्सेज को क्या करा दो, बैलेंस करा दो, इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करा दो। वैसे एक्सीलरेशन पूछा नहीं है पर वो भी हम फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पहली इक्वेशन नॉर्मल रिएक्शन भी पूछा था, नॉर्मल रिएक्शन बराबर आएगा, देखिए mg का कंपोनेंट आएगा mg cos 30 और इसका कंपोनेंट आएगा प्लस mg cos 30, क्लियर। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आ गया वो आ गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये mg नहीं था, ये कितना था 2 mg, ये आ गया 3 mg cos 30, और cos 30 होता है √3/2,
तो ये आ जाता है √3। देखिए कितना आसान सवाल है, ये आ जाता है 3√3 mg/2 आ जाता है। अब एक्सीलेशन नहीं पूछा पर मैं उसको लिख देता हूँ, एक्सीलेशन नहीं पूछा पर मैं लिख देता हूँ। ए बराबर आएगा इस डायरेक्शन का नेट फोर्स, इस डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना आएगा बताइए, ये आएगा 2 mg sin 30, ठीक है, माइनस इसका कंपोनेंट अपोज करेगा mg sin 30 डिवाइडेड बाई मास कितना है m, m से m मर जाता, तो a बराबर आ जाता ये sin 30 g आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा g/2 बराबर g/2। तो एक्सीलरेशन आएगा g/2 और नॉर्मल रिएक्शन आएगा 3√3 mg/2, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई करते रहिए।